नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम। चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। यह एक बाल कवियों का सम्मेलन है जिसमें हास्य रस अर्थात हंसने से संबंधित छोटे छोटे व्यंग के माध्यम से बाल कवियों की एक संगोष्ठी का इसमें वर्णन है। चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। विविध वेद वेशभूषाधारिण चत्वार बाल कव्य मंचस्य उपरि उपविष्टा संति। अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच पर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। और नीचे श्रोताजन हास्य कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। देखिए, यह एक बाल कवि सम्मेलन का दृश्य है। इसमें अनेक अनेक वेशभूषाओं को धारण करके चत्वारः बाल कव्य यानी 4 बाल कवि मंचस्य ऊपरी मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः अर्थात नीचे, श्रोतारः जब कोई सम्मेलन है तो उसको सुनने वाले भी होते हैं, इसलिए श्रोतारः यानी सुनने वाले हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहलम च कुर्वन्ति और यदि वो बैठे हैं तो वो थोड़ा शोर भी कर रहे हैं। संचालक है, उसको संचालित करने वाला मंच पर आता है जो उस बाल कवि सम्मेलन को संचालित कर रहे हैं। वो कहते हैं अलम कोलाहलेन, आप शोर मत कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसर है, आज बहुत खुशी का अवसर है। यत अस्मिन कवि सम्मेलने, कि इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतार है, काव्य को नाश करने वाले, काल यापकाशय और समय बर्बाद करने वाले, काल यापका समय बर्बाद करने वाले, भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा, भारत के श्रेष्ठ कवि धुरंधर जो कि हास्य कवि हैं समागता आए हुए हैं। यही करतल ध्वनि नाम वयम एतेषाम स्वागतम कुर्मः। आओ, यही यानी आओ, हम करतल ध्वनि नाम ताली बजाकर एतेषाम स्वागतम कुर्मः इनका स्वागत करें। संचालक ने क्या कहा कि आज आप लोग आवाज ना करें, यहाँ कवि सम्मेलन होने जा रहा है। और कैसा कवि सम्मेलन? संचालक यहाँ पर व्यंग अर्थात मजाक करते हुए कह रहा है काव्य हंतार है, काव्य को खत्म करने वाले, काल यापकाशय और समय बर्बाद करने वाले, इस प्रकार कहकर संचालक एक व्यंग कर रहा है ताकि वहां पर हास्य कवि सम्मेलन से पहले हास्य का माहौल बन जाए। कहते हैं ऐसे कवि आए हैं तो आओ ताली बजाकर इनका हम सम्मान करते हैं। गजाधर है सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमः नमः नमो नमः। गजाधर नाम का एक कवि है, वो छोटा बाल कवि है जो उठकर कहता है हे नीरस जनों नमस्कार। देखिए, फिर ये व्यंग से बोल रहा है, व्यंग यानी मजाक में बोल रहा है, क्योंकि जब कोई कविता सुनने आता है तो उनको रसिक कहा जाता है कि अर्थात कविता में आनंद लेने वाले। लेकिन यहाँ गजाधर क्या बोल रहा है? ए रसिकेभ्यो, मजाक से उनको व्यंग करके उल्टा बोल रहा है। नमो नमः। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि। प्रथमम सबसे पहले, तावद अहम तुम सबको मैं, आधुनिक वैद्य को उद्देश्य बनाकर आधुनिक वैद्य के आधार पर स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि अपनी कविता सुनाऊंगा। व्यंग करके इसलिए बोला ताकि सब लोग हंसें और हंसी का माहौल हो जाए। और फिर कह रहा है कि आज चलो मैं आपको आधुनिक वैद्य अर्थात आज के डॉक्टर, उन पर मैं आपको कोई कविता सुनाने जा रहा हूँ। देखिए क्या कविता सुनाता है वो। वैद्य राज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। क्या कहता है कि वैद्यराज, हे चिकित्सक महोदय, आपको नमस्तुभ्यम, आपको मेरा नमस्कार है। यमराज सहोदर है, तुम तो यमराज के भाई हो। यमराज के भाई क्यों? यमराज कौन होता है? जो कि किसी के प्राण लेता है, मनुष्य के जो प्राण लेके जाता है उसको हम यमराज कहते हैं। ऐसा हम मानते हैं कि ऊपर आसमान में या कहीं भी एक यमराज हैं जो कि मनुष्य के प्राण हरण करते हैं। तो कह रहा है कि तुम तो यमराज के भी भाई हो। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो है, यमराज जो है वो मनुष्य के प्राणों का हरण कर लेते हैं।
परंतु वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन तुम तो डॉक्टर हो, वैद्य हो, और अपने हमारे प्राणों के साथ साथ हमारा धन भी ले लेते हो। सर्वे उच्चे हसंती, सब जोर से हंसते हैं। देखिए किस प्रकार उसने व्यंग किया। एक डॉक्टर को यमराज का भाई बताया, प्राण लेने वाला बताया, और कहा कि यमराज तो सिर्फ केवल प्राण लेके चला जाता है, लेकिन तुम प्राणों के साथ साथ धन, जो हम तुम्हें फीस के रूप में पैसा देते हैं, वो भी तुम हमसे ले लेते हो। इस प्रकार उसने डॉक्टर पर व्यंग किया, वैद्य पर व्यंग किया, और सब जोर से हंसने लगे। कालांतक है, अन्य कवि खड़ा हुआ जिसका नाम कालांतक है, बोला, अरे वैद्य, सर्वत्र परंतु नैते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। तो उसने भी वैद्य पर ही कविता सुनाई। उसने कहा कि वैद्यस्तु सर्वत्रम, वैद्य तो सब जगह दिखाई देते हैं, अर्थात डॉक्टर तो सब जगह दिखाई देते हैं, परंतु नैते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे, लेकिन मेरे जैसे जनसंख्या को कम करने वाले कुशल नहीं हैं। क्या बोला, अपने आप को डॉक्टर बता रहा है मजाक में, व्यंग करते हुए, और कह रहा है कि डॉक्टर तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन मेरा जैसा जनसंख्या कम करने वाला कोई नहीं देखा होगा। आइए मेरा भी काव्य सुने, ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तुम भवन्तः, कि अब तुम लोग आओ मेरी भी कविता सुनो। देखिए कैसे कवि ने यहाँ पर फिर से अपना अपना उदाहरण देकर व्यंग किया, और डॉक्टर के ऊपर व्यंग किया, वैद्य के ऊपर व्यंग किया। बोला, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगता, नाहं गतो न मे भ्राता कश्चेदं हस्तलाघवम्। क्या किया कि देखो, एक बार एक वैद्य ने चितां प्रज्वलितां दृष्टा, चिता को जलते हुए देखा, विस्मय आगता, और आश्चर्य में पड़ गया। और क्या बोला वो डॉक्टर, ना अहम गतो, ना तो मैंने किया, ना मैं भ्राता, और ना ही मेरे दूसरे भाई ने, जो और भाई बंधु मेरे डॉक्टर हैं, उन्होंने, वैद्यों ने ये सब काम किया। कश्येदम हस्तलाघवम, तो हमारे रहते हुए भी कौन है जो अपने हाथ की सफाई दिखा गया, अपने हाथ की कला दिखा गया। सर्वे पुनः हसंती, सब फिर हंसते हैं। किस प्रकार उसने एक वैद्य पर, एक चिकित्सक पर व्यंग किया। उसने कहा, जैसे एक चिता जलती हुई देखी, एक व्यक्ति को मरा हुआ देखा, उसको प्रज्वलित अग्नि में देखा, तो बोला कि अरे, ना तो मैंने इसको ये मारा है, ना ही मेरे किसी भाई ने इसको मारा है, तो फिर कौन सा अन्य वैद्य आ गया जो अपने हाथ की सफाई यहाँ पर दिखा गया। इस प्रकार उसने व्यंग किया और सभी लोग हंसने लगे। तुंदिल है, अब एक अन्य कवि खड़े हुए जो तुंदिल है, जिनका नाम तुंदिल है, और वो थोड़े मोटे हैं। तो तुंदस्य ऊपरी हस्तन अवतार्यन, अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, तुंदिलो अहम भो, अरे मैं थोड़ा मोटा हूँ, ममापि एकदम काव्यम श्रूयताम, चलिए मेरी भी कविता सुनिए, जीवने धार्यताम च, और मैं ऐसी कविता कहूँगा कि उसको आप अपने जीवन में भी धारण कर सकेंगे। देखिए एक कवि ने अपने आप के बारे में बताया कि मैं मोटा हूँ, तोंदू हूँ, और अपने ऊपर हाथ फेरा। इस प्रकार का करके वो हंसी मजाक का माहौल वहां बना रहे हैं और अपनी कविता सुना रहे हैं। हास्य कवि सम्मेलन ऐसे ही होते हैं जिसमें कवि अपनी कविता से और अपनी बातों से लोगों को हंसाते हैं। तो क्या बोला, और मैं ऐसी कविता सुनाऊंगा जिससे तुम अपना जीवन धारण करोगे। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। क्या बोला, परा अन्नम प्राप्य, यदि दूसरे का भोजन मिल जाए, दूसरे का अन्न मिल जाए, माँ शरीरे दया कुरु, तो अपने शरीर पर दया मत करना। जितना हो सके पराया माल अपने पास लेते जाना, पराया धन पराया भोजन अपने पास लेते जाना, अपने शरीर की मत सोचना। परा अन्नम दुर्लभे लोके शरीराणि पुनः पुनः, क्योंकि दूसरे का अन्न मिलना संसार में मुश्किल है, शरीर तो फिर मिल जाएगा, बार बार शरीर आ जाएगा। तो कह रहा है कि यदि दूसरे का अन्न मिले तो खाते जाना, लेते जाना, अपने शरीर की मत सोचना कि ज्यादा खाने से आपके शरीर को नुकसान होगा, क्योंकि दूसरे का अन्न मिलना संसार में मुश्किल है। शरीर का क्या है, मृत्यु के बाद पुनः आत्मा दूसरा शरीर धारण करेगी, शरीर तो पुनः पुनः आते जाते रहते हैं। तो सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, तो इस प्रकार तुंदिल महोदय ने इस प्रकार की कविता सुनाई कि सब जोर से हंसने लगे। चार वाक्य है, आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव। फिर चौथे कवि आए जिनका नाम था चारवाक, और बोले,
हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। शरीर का पोषण सब प्रकार से करना चाहिए, वो बिल्कुल उचित है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिकम पदार्थम एव भोक्तव्य है। बोला कि यदि तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तब भी ऋण करके अर्थात उधार लेके तुम्हें पौष्टिक पदार्थों को खा लेना चाहिए। चारवाक महोदय ने तुंदिल महोदय का समर्थन किया और साथ में बोले, हाँ हाँ, शरीर का पोषण करो, अर्थात सबसे ज्यादा ध्यान शरीर पर दो। यदि धन नहीं है तो दूसरे का उधार ले लो, लेकिन पौष्टिक पदार्थों को खाते रहो। तथा कथयति चारवाक कवि, क्योंकि चारवाक नाम के एक कवि हुए हैं जिन्होंने क्या कहा है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घतम पिबेत। चारवाक कवि ने क्या कहा है, जब तक जिए सुख से जिए और ऋण लेके अर्थात कर्जा लेके घी पिए। घी पिए अर्थात अपनी इच्छाओं को पूरा करें। तो श्रोता रहे, जो लोग सुन रहे थे वो बोले, तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, कि यदि इस प्रकार हम ध्यान लेके अगर हम घी पीते रहेंगे, ऋण लेके घी पीते रहेंगे, तो हम उसका कर्जा कैसे चुकाएंगे। चारवाक है, फिर से चारवाक कभी बोले, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, अरे मेरी बची हुई कविता तो सुनो। घृतम पित्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, घी पिए, परिश्रम करे और ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, और जिन लोगों का आपने कर्जा लिया है उसका कर्जा उतार दें। तो कवि ने एक तरफ कहा कि ऋण लेके घी पीना है, लेकिन घी पी के श्रम करना है और अपने कर्जे को उतार भी देना है। इस प्रकार चारवाक कवि ने हंसी मजाक में भी बहुत बड़ा संदेश इनको दिया। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित है एक है बालको अपि आशु कविता रचयति हास पूर्वकम च श्राव्यति। इस प्रकार जब काव्य पाठ चल रहा था, तब एक बालक जो श्रोतागण में था वो भी खड़ा हो गया और उसने आशु कविता रची। आशु कविता यानी तुरंत कविता रची एक, हास पूर्वकम च श्राव्यति, और हंस हंस कर सुनाई। बालक ने कहा, श्रूयताम भो ममापि काव्यम, अरे सुनिए सुनिए, आप मेरी भी कविता सुनिए। गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमामि अहम। क्या कहा, मैं गजाधर कवि, तुंदिल भोजन लोलुप खाने वाले, पेटू तुंदिल कवि, कालांतकम च वैद्यकम यमराज को और वैद्य कवि को, चारवाकम और चारवाक कवि को नमामि अहम प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार एक बालक ने अचानक से एक अपने आप से कविता रची, जिसको हम तुरंत रची हुई कविता आंसू कविता कहते हैं, और रचकर बोला कि मेरी कविता सुनो, मैं गजाधर कवि, भोजन के इच्छुक तुंदिल कवि, कालांतक, वैद्य और चारवाक कवि, मैं आप सभी को अपना प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा, काव्य को सुनकर, हा 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 इति कृत्वा हसती, काव्य को सुनाकर हा हा करके वह भी हंसने लगा। अन्य चापी हसंती, और अन्य लोग भी हंसने लगे। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी अपने अपने घर को चले गए। इस प्रकार यह एक हास्य कविता का जो सम्मेलन था वो इस प्रकार व्यंग के माध्यम से करते हुए और अंत में हमें शिक्षा देते हुए पूर्ण हुआ। शब्दार्थः, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं, अब हम उनको देखते हैं। उत्प्रेरित, प्रेरित होकर। आशु कविता, शीघ्र तैयार की हुई कविता। श्राव्यति, सुनाता है। श्रूयताम, सुनो। भोज्यलोलुपम, खाने का लोभी। नमाम्यहम, मैं नमस्कार करता हूँ। श्राव्यत्वा, सुनाकर। मादृशः, मेरे जैसे। मम अपि, मेरा भी। शृण्वन्तु, सुनो। दृष्ट्वा, देखकर, यहाँ दृष्ट धातु और कत्वा प्रत्यय, देखकर। न अहम, न धन अहम दीर्घ संधि गत है, न मैं गया। कश्य इदम, कश्य धन इदम यहाँ पर गुण संधि। कश्य इदम, यह किसकी। हस्तलाघवम, हाथ की सफाई। धन्यवाद।